लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान कल होना है। दूसरे चरण में कल कुल 97 सीटों पर वोट डाले जाने थे, लेकिन अब 95 सीटों पर ही वोट डाले जाएंगे। तमिलनाडु की वेल्लोर सीट पर चुनाव आयोग ने चुनाव रद्द कर दिया है और अब त्रिपुरा की दूसरी सीट यानी कि त्रिपुरा पूर्वी पर वोटिंग को दूसरे चरण से टालकर तीसरे चरण में कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने एक बयान जारी करके कहा कि चुनाव आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने तमिलनाडु के वेल्लोर में चुनाव रद्द करने के फैसले को मंजूरी दी है। निर्वाचन आयोग ने यह फैसला भारी मात्रा में नकद बरामद होने के बाद किया है। दरअसल आयकर विभाग के अधिकारियों ने डीएम के पदाधिकारी के गोदाम से कार्टूनों और बोरों में नकद के बंडलों को जब्त किया था। वहीं त्रिपुरा की पूर्वी त्रिपुरा लोकसभा सीट पर सुरक्षा कारणों से मतदान तीसरे चरण में होगा। अब यहां पर 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। पूर्वी त्रिपुरा लोकसभा सीट के लिए 18 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होना था। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें हैं। त्रिपुरा पश्चिमी लोकसभा सीट पर 11 अप्रैल को मतदान हो चुका है। लोकसभा चुनाव के लिए 18 अप्रैल को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस चरण में 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 95 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होना है। 18 अप्रैल को दूसरे चरण में 95 सीटों पर कल मतदान होगा। दूसरे चरण में तमिलनाडु की 38, कर्नाटक की 14, महाराष्ट्र की 10, उत्तर प्रदेश की 8, बिहार, असम और ओडिशा की 5-5 सीटों पर, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ की 3-3 सीटों पर, वहीं जम्मू कश्मीर की 2 जबकि मणिपुर और पुदुचेरी की 1-1 सीट पर मतदान होगा। ओडिशा विधानसभा की दूसरे चरण की 35 सीटों पर कल मतदान होगा। मतदान को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो कल दूसरे चरण के लिए मतदान और उसको लेकर पूरी तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी व्यवस्था चाक चौबंद। 18 अप्रैल को दूसरे चरण में 95 सीटों पर कल मतदान होगा। और बेंगलुरु से कृति मिश्रा हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं, उनसे लेंगे ताजा अपडेट। कृति, कल वोटिंग होनी है, उसको लेकर क्या कुछ खास तैयारियां जो अब मुकम्मल की जा चुकी हैं? जी हाँ अमृता, बैंगलोर में होने वाले लोकसभा चुनाव में जो 14 सीटें हैं पहले चरण में, उन पे कल चुनाव प्रचार थम गया और अब चुनाव होना है 18 तारीख को। चुनाव आयोग ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध हैं और खासकर जो वोटर अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर अर्बन सेंटर्स हैं और उसमें हमने देखा है कि वोटर टर्नआउट कम होता है, उसको मोटिवेट करने के लिए चुनाव आयोग ने खास तरह की तैयारियां की हैं। अगर हम कैंडिडेट्स की बात करें तो देखिए, सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स बैंगलोर नॉर्थ में हैं, तकरीबन 31, और सबसे कम हासन में है, तकरीबन 6। जो कॉन्टेस्ट है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि काफी हाई प्रोफाइल कॉन्टेस्ट हैं पहले चरण में। फिर चाहे वो टुमकुरू से हो, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एच डी देवेगौड़ा का, उनके ग्रैंडसन्स निखिल और प्रज्वल का, हासन और उसके साथ ही मांड्या से। उसके अलावा बैंगलोर नॉर्थ से यूनियन मिनिस्टर सदानंद गौड़ा हैं और वीरप्पा मोइली भी हैं, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होने वाला है। इन 14 सीटों की अगर बात की जाए और 2014 की बात की जाए तो इन 14 में से 6 में बीजेपी ने दर्ज की थी, 6 कांग्रेस ने जीती थी और 2 जेडीएस ने। और इस बार भी जो मुकाबला है वो काफी कांटे के टक्कर का होने वाला है। बिल्कुल मुकाबला कांटे की टक्कर का है। अगर पिछले रिजल्ट से भी कंपेयर करें तो अगर मैं मतदाताओं की बात करूं, आपने उनसे मुलाकात की होगी, वो मुद्दे जो उनके जहन में सबसे प्रमुखता से हैं इस बार वोटिंग को लेकर? जी अमृता, देखिए, बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद से जो पूरे देश में माहौल है नेशनलिज्म का, वो भी कहा जा सकता है कि कर्नाटका में एक बड़ा मुद्दा है। उसके अलावा जो फार्मर सुसाइड, कर्ज माफी का मुद्दा है, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। और एक बहुत बड़ा मुद्दा कर्नाटका के मतदाताओं के लिए और खासकर बेंगलुरु के मतदाताओं के लिए अगर मैं बोलूं तो वो पानी की कमी का है। क्योंकि अमृता देखिए, एक स्टडी ने कहा है कि साल 2030 तक बेंगलोर भारत का पहला ऐसा शहर होने वाला है जहां पर केप टाउन जैसी स्थिति होगी, जहां पर पीने की पानी की भीषण कमी हो जाएगी। तो वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है यहाँ पर लोगों का। और खास ही खास बैंगलोर जो एक अर्बन सेंटर है, वहां पे डिकेइंग इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ ही साथ ट्रैफिक और जो गंदी झीलें हैं, वो भी एक बड़ा मुद्दा है बैंगलोर के लोगों के लिए। और अगर रूरल पार्ट्स की बात की जाए तो जो अग्रेरियन डिस्ट्रेस है, वो चाहे फार्मर्स सुसाइड का हो, चाहे फिर वो फार्म लोन वेवर का हो, जो कर्नाटका सरकार ने ऑफर किए थे लेकिन अभी सभी को नहीं मिले हैं, वो भी जो रूरल मतदाता हैं उनके लिए एक बड़ा मुद्दा है। अमृता।
जी, बहुत शुक्रिया कृति इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो चुनाव आयोग ने भी तैयारियां पूरी कर ली हैं और कल 14 सीटों के लिए वोटिंग होगी। शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। और अब रुक करेंगे, रजत केन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तमिलनाडु में क्या कुछ खास है इस वक्त, उनसे जानना चाहेंगे। रजत, कल वोटिंग होनी है, लेकिन इसी बीच जो 2 अपडेट आ गया है कि वेल्लोर सीट पर चुनाव को एक्सटेंड कर दिया गया है। दूसरा, इस बीच आयकर विभाग और चुनाव आयोग की छापेमारी भी हुई है, इसके लिए भी आपसे अपडेट चाहेंगे। शुक्रिया अमृता। यहाँ पर तमिलनाडु में 38 सीटों पर कल जो है वोटिंग होगी और साथ में पुडुचेरी की जो इकलौती सीट है वहाँ पर भी वोटिंग होगी। और देखिए, यहाँ पे चुनाव आयोग के जो है काफ़ी पुख्ता इंतज़ाम हैं। यहाँ पे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं वो तैनात की जाएंगी, जो कि एक प्रोटोकॉल के तहत होता है। साथ ही जो है जिस तरह से चुनाव आयोग का ये कहना है कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए और साथ में जिस तरह का जो अनअकाउंटेड पैसा होता है वो चुनाव में इस्तेमाल होता है, उसके खिलाफ जो है उनका काफ़ी अच्छा अभियान रहा है। इसके चलते हमें देख के वेल्लोर में काफ़ी बड़ी मात्रा में जो है नकदी की बरामदी हुई है और उसके बाद जो है वहाँ पे जो लोकसभा चुनाव है रद्द कर दिया गया है। उसके बाद वो चुनाव जो है वापस होगा, लेकिन अभी फिलहाल इस समय इस चरण के लिए वो रद्द हो गया है। साथ ही जो आयकर विभाग के छापे पड़े हैं वो भी एक तरह से एक मुहिम है कि कोई भी चाहे वो पार्टी हो, चाहे कैंडिडेट हो, चाहे कोई भी हो, वो गलत अपने साधनों का इस्तेमाल ना करे इस चुनाव में जो है किसी भी तरीके से वोटों को लुभाने के लिए। तो ये हमने तमिलनाडु में देखा है। बात करें अगर पुडुचेरी की, तो यहाँ पे 19 कैंडिडेट्स जो हैं उनके बीच चुनाव होगा, लेकिन खास करके यहाँ पे 2 ही मेन पक्ष हैं, एक कांग्रेस और एक ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस। दोनों ही जो हैं गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस जो है डीएमके के गठबंधन में है और ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस जो है एडीएमके बीजेपी गठबंधन में है। और यही हमने देखा है जो तमिलनाडु में है, 2 मेन गठबंधन है, एक डीएमके वाला और दूसरा जो है एडीएमके जिसका जो लीड कर रहा है। तो ये इन 2 गठबंधन के बीच में चुनाव होना है 38 सीटों पे कल। बिल्कुल रजत, कल वोटिंग होनी है और चूंकि ये दूसरा चरण काफ़ी अहम है तमिलनाडु के लिए भी, क्योंकि लगभग अगर वेल्लोर को छोड़ दे सभी सीटों पर वोटिंग है। लोगों में कितना उत्साह है वोटिंग को लेकर और वो खास मुद्दे जो वो अपने जहन में रखे हैं इस बार वोटिंग को लेकर? अमृता, अगर हम दक्षिण राज्यों की बात करें तो यहाँ पे काफ़ी उत्साह रहता है वोटिंग को लेके। दक्षिण और नॉर्थ ईस्ट में जो है बहुत अच्छी वोटिंग होती है। अगर हम पिछली बार की तुलना करें तो 2014 के चुनाव में तकरीबन 74% तमिलनाडु में वोट पड़े थे और तकरीबन इतना ही पुडुचेरी में वोट पड़े हैं। तो यहाँ पे जो है काफ़ी अच्छी अवेयरनेस है वोटर्स के बीच में और उनको एक ये कहा जाता है कि आप वोट करिए तो आप अपने जो अधिकार है उसकी प्राप्ति करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा है दक्षिण में काफ़ी अच्छी जो है वोटिंग होती है। और जहाँ तक कि मुद्दों की बात है, यहाँ पर चाहे वो पुडुचेरी हो चाहे तमिलनाडु हो, यहाँ पर क्योंकि रीजनल पार्टीज जो हैं वो ज़्यादा फोरफ्रंट पे हैं, तो यहाँ पे हम लोग जो स्टेट, इकाई, रीजनल, म्यूनिसिपैलिटी और बहुत लोकल जो इश्यूज हैं उसको लेकर चुनाव जो है वो लड़े जा रहे हैं। नेशनल मुद्दे कम हैं यहाँ पर। हालांकि दोनों पार्टीज जो हैं बीजेपी और कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, लेकिन आप रेशियो देखिए तो उससे पता चल जाएगा। बीजेपी 5 सीट पर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस जो है 9 सीट पर चुनाव लड़ रही है। ये दोनों नेशनल पार्टीज जो है यहाँ पे एक जूनियर पार्टनर्स के तहत चुनाव लड़ रही है। तो इसी कारण जो हम देख रहे हैं कि जो राज्य के मुद्दे हैं और खास करके डीएमके और एडीएम के बीच के जो मुद्दे हैं उनके उस पे यहाँ पे जो है चुनाव लड़ाई हो रही है। मुद्दे राष्ट्रीय मुद्दों पर हावी हैं। बिल्कुल शुक्रिया रजत कीन इस पूरी जानकारी के लिए आपका। लोकसभा चुनाव के दूसरे दौर में पश्चिम बंगाल की रायगंज, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी में गुरुवार को वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने मतदान के लिए तैयारियां पूरी कर ली हैं। पहाड़ी इलाके दार्जिलिंग में पोलिंग पार्टियों को कल ही मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जा रहा है। हमारे संवाददाता पंचानंद मिश्रा ने चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। पश्चिम बंगाल में 18 तारीख को होने वाले दूसरे चरण के मतदान की तैयारियां पूरी हो रही हैं और इसी के तहत आज हम हैं यहाँ पर दार्जिलिंग की लोकसभा सीट के तहत आने वाले कलिम्पोंग में। कलिम्पोंग भी अपने आप में एक ज़िला है, लेकिन दार्जिलिंग लोकसभा के तहत आता है और ये रिमोट इलाके जो ये होते हैं उसमें P-2 यानी कि जब 18 तारीख को पोलिंग है तो आज यानी 16 तारीख को ही पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाती हैं। किस तरह से आप देख सकते हैं कि पोलिंग पार्टियां यहाँ पर रवाना हो रही हैं और ये ईवीएम मशीन और ईवीएम मशीन के साथ जुड़ा हुआ जो
मतदान का जो सामान है वो देखिए वो लेके जाया जा रहा है। और ये ईवीएम है, कंट्रोल यूनिट है, इसके अलावा वीवीपैट है, ये सारी मशीन्स हैं। आप लोग काफ़ी दूर जा रहे हैं क्या? काफ़ी दूर है, यहाँ से 150 किलोमीटर पड़ता है यहाँ से। तो कितना टाइम लग जाएगा? 6 घंटा लग जाएगा। रास्ता का हालत भी ख़राब है उधर जाने के बाद। तो ये P-2 के तहत आप लोग को 1 दिन पहले 2 दिन पहले पहुंचा देते हैं? हाँ, 2 दिन पहले। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये 2 दिन पहले यहाँ पर पहुँचाया जाता है पोलिंग पार्टीज़ को, ताकि जो 18 तारीख को होने वाला जो मतदान है वो सुचारू रूप से चलाया जा सके। और ये आप डिटेल भी देख सकते हैं कि किस तरह से ये 11 पार्टियां हैं यहाँ पर। कलिम्पोंग अगर इनकी ज़िले की बात करें तो इन 11 पोलिंग पार्टी जो है आज रवाना हो रही हैं। और कुल मिलाकर 261 जो पोलिंग पार्टीज़ हैं वो सिर्फ इसी कलिम्पोंग में है। दार्जिलिंग में संख्या और कहीं ज़्यादा है। लेकिन चुनाव और मतदान की तैयारियाँ इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से कर रहा है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी पूरी तरह किए गए हैं। पैरामिलिट्री फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है ताकि एक सुचारू और निष्पक्ष जो मतदान है वो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में कराया जा सके। कलिम्पोंग दार्जिलिंग की लोकसभा सीट से कैमरामैन संतोष के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। दूसरे चरण के प्रचार खत्म होने के बाद अब तीसरे और चौथे चरण के प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। सभी पार्टियों के दिग्गज चुनावी रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र और गुजरात का दौरा कर चुनावी जनसभाएं करेंगे। प्रधानमंत्री आज महाराष्ट्र के माढ़ा में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने गृह राज्य गुजरात में चुनाव प्रचार के लिए उतरेंगे। गुजरात के हिम्मतनगर, सुरेंद्रनगर और आणंद में प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे। गुजरात की सभी 26 लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में 23 अप्रैल को मतदान होगा। और इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ओडिशा और छत्तीसगढ़ में कई जनसभाओं को संबोधित किया। छत्तीसगढ़ के भाटापारा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये लोग रोजाना हदें पार कर रहे हैं। इन्होंने तो एक पूरे समाज को चोर बोल दिया, और वो भी सिर्फ तालियां बजवाने के लिए। आपके इस चौकीदार को नीचा दिखाने के लिए। ये मानसिकता है सल्तनत वाली मानसिकता है, जो हर वंचित, पीड़ित, शोषित समाज को इस प्रकार की हीन नजर से देखता है और वे इसे अपना गुलाम समझता है। प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के कोरबा में रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार राज्य में गरीबों का राशन छीन रही है, तमाम सरकारी योजनाओं को बंद करके उनका हक छीनना चाहती है। कांग्रेस का इरादा गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को बंद करने का है। यहां आयुष्मान भारत को बंद करके और भी कई योजनाएं बंद कर दी। अभी हमारे अध्यक्ष जी मुझे बता रहे थे, उन्होंने यही काम किया है। इसी तरह जो यूरिया है, जो सस्ता राशन गरीबों को मिलता है, ऐसी सरकारी सहायता को ये बंद करने का मन बना चुके हैं। ओडिशा के संबलपुर में रैली को संबोधित उन्होंने किया। यहां उन्होंने कांग्रेस और राज्य की सत्ताधारी बीजेडी पर जमकर निशाना साधा। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, कमी रही है तो उस पैसे के सही इस्तेमाल की। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने भुवनेश्वर में रोड शो किया। इस दौरान भारी संख्या में लोग सड़कों के किनारे मौजूद थे। लोकसभा की तीसरे और चौथे चरण के लिए प्रचार अब तेज हो गया है। सभी पार्टियों के दिग्गज चुनाव प्रचार में जुटे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज ओडिशा में चुनाव प्रचार करेंगे। वो आज ढेकनाल में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके अलावा अमित शाह नरसिंहपुर के बारंबा में भी जनसभा करेंगे। कटक में अमित शाह रोड शो कर लोगों से संपर्क साधेंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह आज शाहजहांपुर और संभल में जनसभा करेंगे। तीसरे और चौथे चरण के चुनाव प्रचार में कांग्रेस ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। कांग्रेस अध्यक्ष आज केरल के दौरे पर हैं। आज वो अपने लोकसभा क्षेत्र वायनाड के अलावा कन्नूर, कोझिकोड में भी
चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी इस बार केरल के वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं सीपीएम नेता सीताराम येचुरी की केरल के त्रिशूर और इडुक्की में जनसभाएं हैं। और पश्चिम बंगाल में टीएमसी के लिए बांग्लादेशी अभिनेता के प्रचार करने के मामले पर गृह मंत्रालय ने विदेश क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय से रिपोर्ट मांगी है। बीजेपी ने भी इस पर आपत्ति जाहिर करते हुए चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। हालांकि अब गृह मंत्रालय ने बांग्लादेशी अभिनेता का बिजनेस वीजा रद्द कर दिया है। हम लोग एकदम सुस्पष्ट अभियोग कंप्लेन किया इधर में जो जिन्होंने एडिशनल सीईओ ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल की 5 बजे शाम को, उन्होंने ठीक रूप से वो चीज सामने नहीं रखा। जो ऑलरेडी कंप्लेन हम लोग को गया था उसका स्वीकार नहीं किया और एमसीसी का बात बोल के उन्होंने जो कंप्लेन है उसको जो वेट है उसको साइड ट्रैक किया। This person has got his compulsion to defend a particular political party. This is our definite allegation. पंजाब के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के एक चुनावी सभा के दौरान विवादित भाषण देकर चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करने पर उनके खिलाफ कटिहार के बारसोई थाना में मंगलवार को प्राथमिकी दर्ज की गई। उन पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया है कि उक्त मामले में फ्लाइंग स्क्वाड टीम द्वारा बारसोई थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। उन्होंने बताया कि इस मामले में आवश्यक कार्रवाई के लिए निर्वाचन आयोग से को रिपोर्ट भेज दी गई है। वहीं कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू के बयान पर आपत्ति जताते हुए बीजेपी ने कहा कि बांटने की संस्कृति कांग्रेस के डीएनए में है और ये लोग हमेशा से ऐसा ही करते आए हैं। गौरतलब है कि नवजोत सिंह सिद्धू का एक बयान सामने आया है जिसमें वो एक समुदाय से एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी के लिए मतदान करने की अपील कर रहे हैं। बांटने की राजनीति कांग्रेस के डीएनए में है। इट इज अ पार्ट ऑफ कांग्रेस डीएनए टू डिवाइड। और कल का उनका वक्तव्य और आज, और ये परंपरा कोई नई नहीं है। जेएनयू में जब देश के टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह कहा जा रहा था तो उसको संबोधित करने कौन गए थे? उनको एड्रेस करने कौन गए थे? राहुल गांधी गए थे। तो क्या उससे राष्ट्रवाद पनप रहा था क्या? ये कौन सी नसीहत देने की बात की जा रही है? आयकर अधिकारियों ने कल डीएम के नेता कनिमोझी के घर पर छापेमारी की। आयकर अधिकारियों ने तुतिकोरिन के कोरिंगी नगर स्थित कनिमोझी के आवास पर यह छापेमारी की। कनिमोझी तुतिकोरिन लोकसभा सीट से डीएमके की प्रत्याशी हैं। चुनाव आयोग की टीम ने कल तमिलनाडु के थेनी जिले में भी छापेमारी की। चुनाव आयोग की टीम ने अंडीपट्टी में अम्मा मक्कल मुन्नेत्र कड़गम यानी कि एएमएम के दफ्तर पर छापा मारा। इस छापेमारी के दौरान टीम और एएमके कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई, जिसे बचने के लिए चुनाव आयोग के साथ कई पुलिस की टीम ने हवाई फायरिंग की।